जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube पर पहली बार ऐसे ही नहीं लिख दिया है। ये आधा अधूरा वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसको देख लेते हो तो अफ्रीका महाद्वीप से सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इसको मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है, आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे कि सर मजा आ जाएगा। बिल्कुल, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। इसका मैंने यहाँ पर कुछ बड़े देश लिए, इनका लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। फिर जो बेसिक पॉइंट है इनके बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पर कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से पर्वत है, उनको लोकेट किया है मैंने। फिर यहाँ पर मैं बताऊंगा कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। पर्वतों के बारे में एक एक करके जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पर्वतों से पूछे जाते हैं वो देखो बहुत शानदार तरीके से मैंने नोट डाउन किया है। उसके बाद जो नदियां बहती हैं, जो झीलें हैं हमारी जो कॉन्टिनेंट में, उनके बारे में हम जानेंगे बहुत शानदार तरीके से। जैसे नील नदी है, दो धाराओं में निकलती है। बहुत बिंदास तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है, आप ऐसे कह सकते हो, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। दोस्तों विश्वास मानिए, ये पूरा संपूर्ण अगर देख लेते हो तो मजा आ जाएगा। इससे पहले 3 महाद्वीप मैं पहले ही करा चुका हूं। अब ऑस्ट्रेलिया वाला करा चुका हूं, दक्षिण अमेरिका वाला करा चुका हूं और उत्तर अमेरिका वाला करा चुका हूं। यानी 3 महाद्वीप पहले करा चुके हैं, आज ये चौथा महाद्वीप है। बहुत शानदार तरीके से। ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, GSY विष्णु सर। टेलीग्राम पर जब आप सर्च करोगे तो वहां पर यही नहीं, सारे कॉन्टिनेंट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी का फुल नोट्स, इंडियन पॉलिटी का फुल नोट्स, टाइपिंग वाला सब कुछ मिल जाएगा। आपको डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बहुत बिंदास तरीके से। बस थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत शानदार बनने वाला है। आज मजा आ जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। 54 के 54 याद नहीं रखने हमको। 54 में से 20 से 22 ऐसे देश हैं जो बड़े देश हैं और हमको याद रखना है। उनका लोकेशन, जो चारों तरफ जो देश हैं उनका लोकेशन हमको पता होना चाहिए। ये देश कहां पर है, ये कहां पर है। आओ एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला देश है, यहां पर लिखा नहीं है, ये मिस्र है। ये एम लिख देता हूं, ये मिस्र है, इजिप्ट है। इसे ट्राइजक्शन कहा जाता है। इधर यूरोप भी है, इधर एशिया भी है और इधर अफ्रीका भी है। तो इसे ट्राइजक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहां पर ये वाला देश नहीं लिखा है, इसका नाम है ट्यूनिसिया। ये कौन सा? ये ट्यूनिसिया है, ये लीबिया है, ये अल्जीरिया है। आपको पता है क्षेत्रफल के अनुसार 10वें स्थान पर अल्जीरिया आता है। क्षेत्रफल के अनुसार यही अल्जीरिया है। ये मोरक्को है और मोरक्को के ऊपर यहां पर यूरोप है। क्या है? यूरोप महाद्वीप है। और मैं आगे बताऊंगा कि मोरक्को यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है, यहां पर है ना। मोरक्को के बाद ये वेस्ट सहारा है, या पश्चिमी सहारा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये पश्चिमी सहारा है। उसके बाद ये देश कौन सा है? ये मॉरिटानिया है। ये मॉरिटानिया देश है, आपको याद रखना है। उसके बाद में ये पूरा बचा हुआ है ना, ये पूरा गिनी की खाड़ी में आते हैं। ये गिनी की खाड़ी के देश आते हैं, गिनी की खाड़ी के देश आते हैं दोस्तों, के देश आते हैं। और इसे बोलते हैं गोल्ड कोस्ट। क्या बोलते हैं इन्हें? गोल्ड कोस्ट बोलते हैं, आपको याद रखना है। सोने का तट बोलते हैं। ये गिनी का पूरा खाड़ी पड़ता है। उसके बाद ये छोटा सा देश माली, नाइजर, चाड़। चाड़ एक झील भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके जस्ट नीचे, मिस्र के नीचे सूडान पड़ता है और सूडान के नीचे ये वाला, इसे बोलते हैं दक्षिणी सूडान। एक ये दक्षिणी सूडान है, याद रखेंगे। ये है इथोपिया। इथोपिया का ये वाला क्षेत्र इथोपिया का पड़ता है। इथोपिया का यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है जिबूती का, और जिबूती के पास भी पड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। हम आगे आपको बताएंगे। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। अफ्रीका का सींग बोला जाता है। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सोमालिया देश है, केन्या देश है, ये आइलैंड है एक हिंद महासागर में। इसे मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। सबसे नीचे अगर देश देखा जाए तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। वही साउथ अफ्रीका जहां महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गए थे। उसके साउथ अफ्रीका के ऊपर हो जाएगा नामीबिया, अंगोला, और ये वाला देश तो होगा बोत्सवाना। वो लिख देता हूं, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, कांगो। दोस्तों ये कांगो एक देश है
और एक ये है, इसे जायरे या कांगो गणराज्य देश भी कहते हैं। कांगो लोकतंत्र गणराज्य भी कहते हैं इसको, और ये कांगो एक अलग देश है, याद रखेंगे। एक देश नाइजीरिया याद रखेंगे, बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो इतने देशों का लोकेशन हमको याद रखना है कि कौन सा देश कहां पर पड़ता है। अंगोला है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, और यहां पर पड़ता है कैमरून। ये वाला देश है दोस्तों, इसे बोलते हैं कैमरून। ये वाला यहां पर क्या पड़ता है आगे हम देखेंगे, इसे बोलते हैं कैमरून। एक कैमरून देश है, यहाँ पर माउंट कैमरून पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर युगांडा है, रवांडा है, कई सारे बुरुंडी वगैरह यहीं पर पड़ती है, आपको याद रखना है। तो कुछ देशों के नाम बस आपको याद रखने हैं, कहां पर कौन सा है, बाकी आगे तो मैं आपको याद करा ही दूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये आधा अधूरा वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसको देख लेते हो तो अफ्रीका महाद्वीप से सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इसको मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है, आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे कि सर मजा आ जाएगा। बिल्कुल, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसका। मैंने यहाँ पर कुछ बड़े देश लिए, इनका लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, फिर जो बेसिक पॉइंट है इनके बारे में बताएंगे, फिर यहाँ पर कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से पर्वत है, उनको लोकेट किया है मैंने। फिर इस यहाँ पर मैं बताऊंगा कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। पर्वतों के बारे में एक एक करके जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पर्वतों से पूछे जाते हैं वो देखो बहुत शानदार तरीके से मैंने नोट डाउन किया है। उसके बाद जो नदियां बहती हैं, जो झीलें हैं हमारी जो कॉन्टिनेंट में, उनके बारे में हम जानेंगे बहुत शानदार तरीके से। जैसे नील नदी है, दो धाराओं में निकलती है, बहुत बिंदास तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है, आप ऐसे कह सकते हो, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। दोस्तों विश्वास मानिए, ये पूरा संपूर्ण अगर देख लेते हो तो मजा आ जाएगा। इससे पहले 3 महाद्वीप मैं पहले ही करा चुका हूं। अब ऑस्ट्रेलिया वाला करा चुका हूं, दक्षिण अमेरिका वाला करा चुका हूं, और उत्तर अमेरिका वाला करा चुका हूं, यानी 3 महाद्वीप पहले करा चुके हैं। आज ये चौथा महाद्वीप है। बहुत शानदार तरीके से ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, GSY विष्णु सर। टेलीग्राम पर जब आप सर्च करोगे तो वहां पर यही नहीं सारे कॉन्टिनेंट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इंडियन ज्योग्राफी का फुल नोट्स, इंडियन पॉलिटी का फुल नोट्स, टाइपिंग वाला सब कुछ मिल जाएगा। आपको डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बहुत बिंदास तरीके से। बस थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत शानदार बनने वाला है आज, मजा आ जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, बाकी याद तो मैं कराऊंगा आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। याद मैं कराऊंगा, कैसे कराऊंगा वो पूरा डिजाइन किया है मैंने इसी प्रकार से। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या मैंने बताया था 54 है। कितनी है, 54 है। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, इसका सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, मैंने कहा था दुनिया में 10वें स्थान पर आता है। और दूसरा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी कह सकते हैं, या इसको कांगो या जायरे देश भी कह सकते हैं। अगर यही पूछेगा जनसंख्या के अनुसार, सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, और दूसरे नंबर पर मिस्र है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, मिस्र है। इजिप्ट है, आपको याद रखना है, कैपिटल है काहिरा, आगे बताएंगे। अफ्रीका की खोज डेविस लिविंगस्टोन ने किया है। प्रश्न आएगा कि अफ्रीका का खोज किसने किया है, तो लिविंगस्टोन ने किया है, आपको याद रखना है। और इसका पुराना नाम क्या है, तो आपको याद रखना है अंधेरा महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से इसको जानते हैं। एकमात्र महाद्वीप जिससे 4 रेखाएं होकर गुजरती हैं, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे 4 रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी, एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जहां से मानक समय रेखा भी कह सकते हैं, मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, और यहीं से समय लिया गया है, यहीं से समय लिया गया है। ये वही है जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है और नीचे को आती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये चारों रेखाएं एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जिससे होकर गुजरती है। आगे हम लोकेशन आपको बताएंगे। एकमात्र महाद्वीप जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है। 4 गोलार्ध का मतलब कैसा है, जैसे ये है, ये मैंने ग्लोब बना दिया। ग्लोब के अंदर की बात करेंगे, ग्लोब के अंदर की, तो ये मैंने पूर्वी गोलार्ध इधर हो गया और इधर पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। अब मैंने इसको फिर से आधा कर दिया,
तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कहां पर है, तो इस प्रकार से है दोस्तों, याद रखेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है, यहां भी पड़ता है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, चारों गोलार्धों में स्थित है। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, आपको याद रखना है। विश्व में सबसे अधिक जनघनत्व वाला शहर कौन सा है, वाला शहर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा काहिरा है। कौन सा है, काहिरा है, आपको याद रखना है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, इसे इजिप्ट के नाम से जानते हैं। सभी देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश हैं वो सभी कर्क रेखा और मकर रेखा, एक बार बता देता हूं, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच में सभी देश आते हैं। अफ्रीका के 54 के 54 में आते हैं, लेकिन 2 नहीं आते हैं। 52 देश इसी के बीच में आते हैं, 2 नहीं आते हैं। एक तो यहां पर है ट्यूनीशिया और एक यहां पर पड़ता है मोरक्को। मोरक्को और यहां पर पड़ता है ट्यूनीशिया। ये 2 देश यहां पर नहीं आते, बाकी सभी इन रेखाओं के बीच में स्थित हैं, आपको याद रखना है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी देश पड़ते हैं। यही लिखा हुआ है यहां पर कि सभी देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ 2 नहीं आते हैं। वो 2 का नाम क्या है, तो मोरक्को और ट्यूनीशिया। कौन सा, मोरक्को और ट्यूनीशिया नहीं आते हैं, आपको याद रखना है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, वो हमको याद रखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे पर्वतों की। किसकी बात करेंगे, पर्वतमाला। कितने अफ्रीका के अंतर्गत कितने पर्वतमालाएं हैं, कितने पठार हैं। तो पठार और पर्वतों का पहले लोकेशन हम जानेंगे कि कौन सा पठार किधर पड़ता है, कौन सा पर्वत कहां पर पड़ता है। फिर उनके बारे में हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कौन से पूछे जाने हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले लोकेशन देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे 3 रेखाएं। एक रेखा इस प्रकार से आती है दोस्तों, ये 0 डिग्री है। ये कौन सा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो यहां से निकलती है गिनी की खाड़ी में, दोनों मिलती है। देखो ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। देखो ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। ये दोनों रेखाएं कहां पर काटती हैं, तो आप कहोगे गिनी की खाड़ी में काटती हैं। यानी भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा 0 डिग्री कहां काटती हैं, तो आपका आंसर होगा गिनी की खाड़ी में काटती हैं। ये गिनी की खाड़ी पड़ती है, ये याद रखेंगे, गिनी की खाड़ी पड़ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके प्रश्न देखेंगे कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, तो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न अगर कभी आया तो आपका आंसर क्या होगा, तो देख लेते हैं। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती, तो आपका आंसर होगा 6। सबसे पहले यहां पर पड़ता है नंबर 1, एक का मतलब है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद नंबर 2 पड़ता है यहां पर, ये नंबर 2 है, जिसे बोलते हैं मोरितानिया। फिर उसके बाद नंबर 3 पड़ता है यहां पर, जिसे बोलते हैं माली। तो नंबर 4 पड़ता है हमारा इस प्रकार से, जिसे बोलते हैं अल्जीरिया। नंबर 5 पड़ता है लीबिया, इस प्रकार से, ये नंबर 5 पड़ता है लीबिया। और नंबर 6 पड़ता है ये वाला, ये मिस्र। समझ गए ना। तो ये देखो काउंट है, ये पश्चिमी सहारा, फिर मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इन सारे देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपको याद रखना है कितने देशों से, तो 6 याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती, तो आपका आंसर होगा 6। यही है भूमध्य रेखा, हाँ या ना। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर नंबर 1, ये गैवन। नंबर 1 देश कौन सा है, गैवन। और दूसरा कौन सा है यहां पर, तो दूसरा है कांगो। कौन सा है, कांगो। और तीसरा कौन सा है यहां पर, ये तीसरा पड़ता है यहां पर कांगो गणराज्य, या इसको हम कह सकते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, या जायरे भी कह सकते हैं इसको। नंबर 3 पर। नंबर 4 पर है युगांडा। यहां पर कौन सा पड़ता है, नंबर 4 पर है युगांडा। और नंबर 5 पर है यहां पर केन्या, इस प्रकार से। नंबर 5 पर है केन्या और नंबर 6 पर है सोमालिया। पतला सा गया इस प्रकार से, इस प्रकार से सोमालिया, ठीक है। ये नंबर 6 पर है सोमालिया। तो ये 6 देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5।
कितने? 5 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? वैसे तो 4, लेकिन ये हमने मिला दिया, ये मेडागास्कर जो आइलैंड है इसको मैंने मिला दिया है, तो हम 5 कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नामीबिया। कौन सा? नामीबिया। नामीबिया पड़ता है यहां पर, इसको नंबर 1 दे लेते हैं। दूसरा है बोत्सवाना। बोत्सवाना नंबर 2 दे देते हैं बोत्सवाना को। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार से पूरा दक्षिण अफ्रीका है ये वाला, इसे बोल देते हैं नंबर 3। 4 है मोजाम्बिक। पतला सा ये मोजाम्बिक चैनल है, ये इस प्रकार से ये नंबर 4 है मोजाम्बिक। और नंबर 5 है ये मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। वैसे तो 4 ही है, लेकिन मेडागास्कर आइलैंड है, उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है, वो भी एक देश है मेडागास्कर, आपको याद रखना है। तो मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 5, भूमध्य रेखा 6 और कर्क रेखा 6। ये डाटा आपको याद है, डाटा आपको याद है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे? सबसे पहले चीजों को जानेंगे। ये वाला जो रेड कलर आप देख पा रहे हो, ये पूरा रेड कलर, ये है एटलस पर्वत। ये एटलस पर्वत है, मोरक्को ट्यूनीसिया में इसका विस्तार है और अल्जीरिया में, इसका नाम है एटलस पर्वत। उसके बाद कैमरून देश में कैमरून पर्वत पड़ता है। जो रेड कलर का गोला बनाया है ये कैमरून देश में है और यहाँ पर कैमरून पर्वत पड़ता है। उसके बाद ये नीचे मैंने गोला बनाया हुआ है, इसे ड्रैगन्स पर्वत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ड्रैगन्स वर्ग पर्वत कहते हैं। ये लोकेशन आपको याद रखना है, क्या कहते हैं? ड्रैगन वर्ष। ये नीचे लिखा हुआ भी है, लेकिन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ये जो गोला बना हुआ है रेड कलर का, यहाँ पर पड़ता है माउंट किलिमंजारो। क्या पड़ता है? माउंट किलिमंजारो पड़ता है, भूमध्य रेखा पर ही है किलिमंजारो। और उसके बाद इसके पास में ये वाला कौन सा पड़ता है? ये गोला, इसका नाम है केन्या, माउंट केन्या। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की और पहली किलिमंजारो। तो ये कौन सा है? याद रखेंगे, लोकेशन केवल बता रहा हूं, आगे लिखा हुआ भी है इनके बारे में। ये है हमारा किलिमंजारो, ये है केन्या, याद रखेंगे। अब आते हैं इन वाले गोलों पर, रेड कलर का हो गया, इस वाले पर आते हैं। ये पठार हैं, ये है फॉल्टा जालौन का पठार। फॉल्टा जालौन का पठार पड़ता है। ये पड़ता है जोस का पठार, लोकेशन बता रहे हैं केवल, यहां पर पड़ता है जोस का पठार। उसके बाद में यहां पर पड़ता है ये वाला, आप देख पा रहे हो यहां पर इथोपिया का पठार पड़ता है। यहां उच्च इथोपिया की उच्च भूमि कह सकते हैं, याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम ये वाला कौन सा है? इससे बोलते हैं कतंगा का पठार, लिखा हुआ भी है। कतंगा का पठार ये है, वीफा का पठार ये है। तो ये वीफा, कतंगा, जोस और जालौन का पठार आपको याद रखना है। कुछ मैंने यहाँ पर पर्वत बताए, वो याद रखने। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन पर्वतों के बारे में डिटेल से जानेंगे। जो भी हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए एक भी गलत ना हो, ठीक है? पीडीएफ आपको दिया जाएगा। बात करेंगे पर्वतमालाओं की। किसकी बात करेंगे? पर्वतमालाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहला पर्वत है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत का अगर यहाँ पर हम छोटा सा लोकेशन भी बना के चलते हैं ताकि याद रहेगा, हमें चीजों को याद भी रखने में आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं। एटलस पर्वत इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। देखो ये है उत्तर और ये है पश्चिमी, यही तो है, यही तो है ये एटलस पर्वत। बिल्कुल, ये नवीन मोड़दार पर्वत है। ये कैसा है? ये नवीन मोड़दार पर्वत है और इसका विस्तार 3 देशों में है। एक तो यहीं पर मोरक्को पड़ता है, ये अल्जीरिया पड़ता है, यहाँ ट्यूनीसिया पड़ता है। तो ये 3 देशों में विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, 3 देशों में इसका विस्तार है। किसका? एटलस पर्वत का, आपको याद रखना है। और यही 3 देश बर्बरी राज्य कहलाते हैं। ये 3 देश क्या कहलाते हैं? बर्बरी राज्य कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्बरी जनजाति रहती है। कौन सी? बर्बरी जनजाति रहती है, आपको याद रखना है। यह पर्वत भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के तट पर है। आपको पता है इसके ऊपर क्या है हमारा? ये यूरोप है। ये क्या है? ये यूरोप पड़ता है और यहां पर पड़ता है ये भूमध्य सागर और इधर कौन सा? ये अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर। तो हम ये कह सकते हैं ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। क्या नाम है? एटलस माउंटेन, आपको याद रखना है। एटलस पढ़ने वाला नहीं है भैया यहाँ, ठीक है? इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूबकल है, ट्यूबकल भी कह सकते हैं। ये इसको ग्रेट एटलस के नाम से भी जानते हैं। मोरक्को में पड़ती है। कहां पड़ती है? मोरक्को में पड़ती है। 4167 मीटर इसकी ऊंचाई है।
यहाँ पर पड़ती है मोरक्को में, याद रखेंगे, जिसका नाम है माउंट ट्यूबकल, ट्यूबकल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पर्वत हम याद रखेंगे कैमरून, माउंट कैमरून के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो माउंट कैमरून पड़ता है यहाँ पर, ये है कैमरून दूसरा, ठीक है। कैमरून का लोकेशन गिनी खाड़ी के ऊपर एक देश पड़ता है जिसका नाम है कैमरून। कैमरून या गिनी की खाड़ी के पास बुआ शहर, ये बुआ बो वाली नहीं है जो दक्षिणा देती है, ठीक है, बुआ शहर के बगल में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखेंगे। गिनी की खाड़ी, ये गिनी की खाड़ी पड़ती है, ये वाली इसके जस्ट ऊपर है, याद रखेंगे। भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैमरून या फाको भी कह सकते हैं, माउंट कैमरून या फाको भी कह सकते हैं, आपको याद रखना है। क्या कह सकते हैं? फाको भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। तो कैमरून कहां पर पड़ता है? तो कैमरून देश है, वहां पड़ता है। एक बार आपको लोकेशन में आप बता देता हूं कैमरून देश की, ठीक है। चलिए, यहां पर ये वाला देश मैंने बताया था, ये वाला ही कैमरून देश है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कैमरून का मैंने लोकेशन आपको बता दिया, कैमरून पर्वत कहां पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ड्रैगन्स पर्वत के बारे में बात करेंगे। फिर से मैप बना लेते हैं दोस्तों, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। ड्रैगन्स पर्वत यहां पड़ता है, ये दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में है, याद रखेंगे। ये लिखा हुआ इस महाद्वीप के दक्षिण पूरब में स्थित है। देखो, इस महाद्वीप का दक्षिण ये हो गया और पूरब इधर हो गया, तो दक्षिण पूरब में स्थित है। ये एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है जिसका नाम है ड्रैगन्स वर्ग पर्वत, जो पड़ता कहां पर है? तो दो देशों में पड़ता है, साउथ अफ्रीका और लेसोथो। याद रखेंगे, जो लेसोथो है ये बहुत छोटा सा देश है, बिल्कुल अफ्रीका के बीच में ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में बिल्कुल बीच में है, छोटा सा। जैसे मान लेते हैं मध्य प्रदेश को हम देश का दर्जा दे दे, मध्य प्रदेश को देश का दर्जा दे दे, तो देश के बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा वो। ऐसे इसने यहाँ पर लेसोथो जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच में लगता है। इस कोने पर, एक कोने पर है, यहाँ पर बीच में भी नहीं कर सकते, पूरब में है। यहाँ पर लेसोथो एक छोटा सा बिल्कुल पॉइंट दिखेगा आपको मैप में देखोगे तो। इसके सबसे ऊंची चोटी है तवाना लिंगयाना, लिंगयाना तवाना इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है ड्रैगन्स वर्ग पर्वत। प्रश्न आता है कहां पड़ता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो कहां पड़ता है दोस्तों? यहां से ये 0 डिग्री रेखा गुजरती है और 0 डिग्री रेखा के पास में इसको यहां पर तंजानिया देश पड़ता है। तो तंजानिया देश में ही है क्या? किलीमंजारो। तंजानिया में एक सुप्त ज्वालामुखी है और ये 3 ज्वालामुखी के मिलने से बना है, जिसका नाम है किलीमंजारो। कौन कौन से? शंकुओं, कीबो, सिरा, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है किलीमंजारो। और किलीमंजारो के टॉप पर बर्फ ही बर्फ मिलता है, आपको याद रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की, किसकी? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत का नाम कौन सा है? तो किलीमंजारो हो जाएगा। 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिए। किसका? किलीमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है। कहां पड़ता है? तंजानिया देश में, भूमध्य रेखा के बगल में, या ऊपर पड़ता है कह सकते हैं। उसके बाद माउंट केन्या की बात करेंगे। किसकी? माउंट केन्या की बात करेंगे। तो माउंट केन्या कहां पड़ता है? तो इसके जस्ट ऊपर यहां पर एक देश पड़ता है, इसका नाम है माउंट केन्या। क्या है? माउंट केन्या, यानी तंजानिया के ऊपर पड़ता है केन्या देश, याद रखेंगे। नैरोबी इसकी राजधानी है। तो इस महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? माउंट केन्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट केन्या। ऊंचाई 5199 मीटर, भूमध्य रेखा पर यह भी स्थित है और एक ये विलुप्त ज्वालामुखी है जो केन्या देश में पड़ता है। यहीं पर पड़ता है केन्या देश, मैंने कहा था ये भी भूमध्य रेखा के बगल में पड़ता है केन्या, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने केन्या देखा, किलीमंजारो देखा, ड्रैगन्स देखा था, लोकेशन में साथ साथ में आपको बता रहा हूं। उसके बाद में पठारों की बात करेंगे दोस्तों। अगर आप एटलस लेके बैठते हो ना तो आपको बहुत गजब समझ में आएगा, बहुत गजब,
बिल्कुल आप सोचोगे बिल्कुल मजा आ गया, दूध दूध मलाई मलाई चखा रहे हैं उनको। तो पठारों की बात करेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने पठार हैं उनके बारे में बात करेंगे। आओ एक एक करके देख लेते हैं। पहले एक मैप बना लेते हैं अफ्रीका का, ताकि समझने में चीजों को आसानी हो जाएगी हमको। ठीक है, ये बना दिया। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जोस का पठार कहां पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था। जोस का पठार पड़ता है यहां पर नाइजीरिया देश में। जोस का पठार तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जा लिख देते हैं, ये जोस का पठार हो जाएगा। फुल्टा जालौन का पठार क्या होगा, यहां पर है, इसको हम फा लिख देते हैं, फुल्टा जालौन का। कतंगा का पठार कहां हो जाएगा, तो कतंगा का पठार के लिख देते हैं, इसके नीचे वी लिख देते हैं, ये बीफा का पठार हो जाएगा। तो केवल इतना लोकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, जोस का पठार नाइजर और नाइजीरिया देश में विस्तार है इसका, और ये टिन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जोस का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टिन उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। फाउल्टा जालौन का पठार गिनी की खाड़ी में पड़ता है। ये पूरा गिनी का कॉस्ट, ये पूरा गिनी की खाड़ी का भाग है, याद रखेंगे, ये गिनी की खाड़ी में पड़ता है। कतंगा का पठार अंगोला देश में स्थित है, कोबाल्ट और तांबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा अफ्रीका महाद्वीप में कोबाल्ट और तांबा कहां से मिलता है, तो आपका सही आंसर होगा अंगोला देश से, कतंगा के पठार से। यहां से लुआ लावा नदी निकलती है, एक नदी की धारा है लुआ लावा। अब आपको वही लुआ लावा क्या है, जब कांगो नदी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर ये बताएंगे कि ये कांगो नदी 3 धाराओं में निकलती है, जैसे नील नदी 2 धाराओं में निकलती है। हालांकि धारा इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा लुआ लावा नदी निकलती है, कांगो नदी की एक धारा है, याद रखेंगे। यहीं से बीफा का पठार कहां पड़ता है, तो यहीं पर पड़ता है, नामीबिया देश पड़ता है। तो नामीबिया और अंगोला देश में स्थित है क्या बीफा का पठार, याद रखेंगे। जो बॉक्साइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कौन से, बॉक्साइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम है जाम्बेजी नदी। यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जाम्बेजी नदी, जाम्बिया देश से निकलती है। इसी के जाम्बिया देश इसी के बगल में पड़ता है, वहीं से ये निकलती है, आपको याद रखना है। बीफा के पठार से तो हमने 4 पठार देख लिए। जोस का पठार कहां पड़ता है, फाउल्टा, कतंगा, बीफा। लोकेशन मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है, हालांकि पहले भी मैंने लोकेशन बता दिया है। चलिए दूसरे पठारों की बात करेंगे। दूसरे जो पठार हैं, आओ छोटा सा फिर से एक मैप बना लेते हैं, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, लेकिन मेरा है, टेढ़ा है बट मेरा है, ऐसे कहते हैं ना। चलिए, इथोपिया, इथोपिया यहाँ पर पड़ता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, यहाँ पर पड़ता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। और गिनी उच्च भूमि, ये वाली पूरी गिनी उच्च भूमि के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना। ये इथोपिया में स्थित है, इथोपिया ही है तो इथोपिया में ही स्थित है, और इससे 2 नदियां निकलती हैं, जुवा और सेवेली। सेवेली और जुआ 2 नदियां यहां से निकलती हैं। इसमें टाना झील भी है इथोपिया में, और टाना झील से ब्लू नील निकलती है। नील की 2 धाराएं, श्वेत नील और ब्लू नील, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों नील मिलती हैं तो नील नदी कहलाती हैं। तो याद रखेंगे, इससे ब्लू नील निकलती है। झील पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नदियों में ये क्लियर हो जाएगा। गिनी उच्च भूमि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, पश्चिमी अफ्रीका है ये। यहां से 3 नदियां निकलती हैं, याद रखेंगे कितनी नदियां, 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी, नाइजर नदी इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से बहती है। सिमेगल नदी और गैम्बिया नदी, नाइजर, सिमेगल और गैम्बिया नदी, ये 3 नदियां कहां से निकलती है, तो आपका आंसर होगा गिनी उच्च भूमि से निकलती है। ठीक है, गिनी क्षेत्र से निकलती हैं, याद रखेंगे ये 3 नदियां। तो हमने पर्वतों को देख लिया, पठारों को देख लिया, बस अब हम आगे नदियों को देखेंगे, झीलों को देखेंगे, और भी अनंत प्रश्न है दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नदियों की। किसकी बात करेंगे, नदियों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले लोकेशन जान लेते हैं, नदियां कहां से निकलती हैं, उसके बाद नदियों के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएंगी ये नदी अच्छा वहां से निकलती है, अच्छा वो उधर जाती है ऊपर को या नीचे को, ऐसे करके याद रहेंगे ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए तो मैपिंग देख लेते हैं पहले। तो इसमें मैंने केवल नदियों को बहाया है और इसमें झीलों को हम देखेंगे। तो एक एक करके पहले तो हम झीलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले झील लिखते हैं।
नंबर डाल लेते हैं। ये नंबर 1 है, पहले नंबर डाल लेते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। तो हम पहले 6 झीलों को लिख लेते हैं। नंबर 1 है बोल्टा, बोल्टा झील भी है और बोल्टा नदी भी है, याद रखेंगे। दूसरा है हमारा चाड़, क्या है? चाड़ झील, सहारा डेजर्ट की सबसे बड़ी झील है चाड़। तीसरे पर हमारा टाना झील, कौन सा है? टाना झील। चौथे पर हमारा विक्टोरिया झील, कौन सा है? विक्टोरिया झील। 5 पर हमारा, 5 कहां पर है? बिल्कुल टिंगनाइका, टिंगनाइका झील, ये कहां पर है? नंबर 5 पर है। लोकेशन अब बाद में ही पता लगेगा आपको। नंबर 6 पर है मेबाली, मेलावी, मेलावी भी कह सकते हैं, न्यावा भी कह सकते हैं, न्यासा, न्यासा भी कह सकते हैं, याद रखेंगे, न्यासा। ठीक है, तो मेलावी, न्यासा, ये मैंने 6 झीलों के नाम बताए, आपको 6 झीलें याद रखनी है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अगर कभी पूछा जाए बताओ तो ये हो जाएगा, हालांकि झीलों में इसको मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये बोल्टा झील है, ये चाड़ झील है, ये टाना झील है, ये विक्टोरिया झील है, और ये 5वें नंबर टिंगनाइका झील है, ये मिलावी झील है, इसी को न्यासाबी झील कहते हैं, याद रखेंगे। अब यहां से हम नदियों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? नदियों के बारे में। देखो दोस्तों, इसको मैंने बताया था विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, जिसको कहते हैं श्वेत नील। क्या कहते हैं? श्वेत नील नदी, ये है श्वेत नील। और ये टाना झील मैंने बताया था, टाना झील से एक नदी निकलती है, जिसे कहते हैं विलू नील। क्या कहते हैं? विलू नील। ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं वो राजधानी है खार्तूम। कलर दिखता नहीं होगा, दूसरे कलर से लिखते हैं, रेड कलर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं, दिखता नहीं होगा दोस्तों आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको रेड कलर से। एक ये हमारा विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से श्वेत नली निकलती है, श्वेत नील निकलती है। और ये है टाना झील, इथोपिया में पड़ती है, और यहां से ब्लू नील निकलती है। दोनों नीले ब्लू और श्वेत जहां मिलती हैं वो जगह है खार्तूम। ये सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहां पर मिलती है, और मिलने के बाद ये सीधे जाती हैं और भूमध्य सागर है ऊपर। कौन सा है? भूमध्य सागर है, और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। और इसी पर कई सारे बांध बने हुए हैं, इसी पर कई सारे बांध बने ओवेन बांध यहाँ पर है, सेनार बांध यहाँ पर है, और यहाँ पर आसवान बांध पड़ता है। आगे हम नील नदी में देखेंगे भी कि इस पर कौन कौन से बांध है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किसने कहा था, वो भी हम बताएंगे। और नील नदी 2 धाराओं में निकलने के बाद खार्तूम नामक स्थान पर मिल जाती है। खार्तूम सूडान की राजधानी है, और भूमध्य सागर में गिर जाती है, और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। एक नदी है नाइजर, ये नदी का नाम है नाइजर। ये नाइजर नदी निकलती है गिनी की खाड़ी से, और इस प्रकार से गिनी की खाड़ी में ही गिर जाती है। इसका नाम है नाइजर नदी। इससे तेल की नदी भी कहते हैं। और नाइजर नदी जो नाइजीरिया में बहती है, तो नाइजीरिया पेट्रोल उत्पादन में पूरा अफ्रीका में टॉप पर रहता है, क्योंकि इस नाइजर नदी की घाटियों में और नाइजर नदी की डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी। इसको कांगो भी कहते हैं और जायरे के नाम से भी जानते हैं। कांगो भी कहते हैं और इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहां पर काटती है और एक बार यहां पर काटती है। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है, जो निकलती 3 धाराओं से है, छोटी छोटी, और निकलने के बाद ये भी कहां गिर जाती है, तो आपका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर में गिर जाती है कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में अलग से लिखा हुआ है, आप देखेंगे। केवल लोकेशन बता रहा हूं कैसे बह रही है। एक नदी है जिसका नाम है ऑरेंज नदी। ये ऑरेंज नदी है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑरेंज नदी। ये ड्रैगन्स वर्ग पर्वत से निकलती है। ड्रैगन्स वर्ग मैंने यही बताया था। यहीं से निकलने के बाद अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसका नाम है ऑरेंज नदी। क्या नाम है? ऑरेंज नदी नाम है। ठीक है, ऑरेंज नदी।
और एक नदी और है जिसका नाम है ये वाला, इसका नाम है लिम्पोप नदी, लिम्पोप। और लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहां पर काटती है और एक बार यहां पर काटती है, और हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती है। इसका नाम है लिम्पोप नदी। एक नदी और है जाम्बेजी नदी, लेकिन जाम्बेजी नदी जब जाम्बेजी करेंगे मैं वहां पर बता दूंगा। तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलने के बाद और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ऑरेंज नदी है। ये वाली लिम्पोप नदी है, ये निकलती है बोत्सवाना के आसपास क्षेत्र से निकलती है लिम्पोप नदी, और कहां गिर जाती है, हिंद महासागर में चली जाती है। कांगो नदी कांगो गणराज्य से निकलती है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, याद रखेंगे। तो हमने लोकेशन देख लिया नदियों का और झीलों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। बात करेंगे नील नदी की। तो हमने नील नदी की लोकेशन मैंने बता दिया था कि नील नदी 2 धाराओं से निकलती है। इसका जन्म कैसे हुआ है, 2 धाराओं में, एक श्वेत नील और एक ब्लू नील, श्वेत नील और ब्लू नील के हुआ है, और दोनों धाराएं सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, ये मैंने आपको बताया था। फिर नील नदी कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने गंगा नदी को पढ़ा होगा, गंगा नदी 2 धाराओं में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी। दोनों धाराएं देव प्रयाग पर मिलने के बाद गंगा कहलाती हैं, ऐसे ही इसे याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो मुहाना है वो भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में इसके मुहाने पर एक बंदरगाह बनाया गया है, जो मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसका नाम है अलेक्जेंडरिया या सिकंदरिया भी कहते हैं। ये बंदरगाह नील नदी के मुहाने पर बनाया गया है, आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। श्वेत नील कहां से निकलती है, तो मैंने कहा था श्वेत विक्टोरिया झील से निकलती है, लोकेशन मैंने बता दिया था आपको। और ये नदी भूमध्य रेखा को एक बार ही काटती है, भूमध्य रेखा को एक बार ही काटती है, जिसका नाम क्या है, श्वेत नील, आपको याद रखना है। युगांडा में इस नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, ओवेन बांध। प्रश्न आएगा युगांडा में या नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है निम्न में से, तो ओवेन बांध बनाया गया है युगांडा देश में, आपको याद रखना है। इसके किनारे 2 राजधानियां पड़ती हैं, एक है जुबा, एक दक्षिणी सूडान है। जुबा और दक्षिणी सूडान इसके किनारे स्थित है, एक कंपाला भी इसके किनारे स्थित है, जो युगांडा की राजधानी है। तो कंपाला और जुबा किस नदी के किनारे है, तो हम नील कह सकते हैं, या श्वेत नील कह दोगे तो और अच्छा है। बात करेंगे ब्लू नील की। ये नील कहां से निकलती है, ब्लू नील की, तो आपको आंसर होगा ये निकलती इथोपिया से निकलती है, टाना झील से। कहां से निकलती है, टाना झील से निकलती है। और याद रखेंगे इन दोनों शाखाओं के बीच, यानी एक ये शाखा है और एक ये शाखा, ये श्वेत नील है और एक ब्लू नील है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है इसकी बात कर रहे हैं, इसे हम दोआब कहते हैं। अलगजीरा का मैदान मिलता है इसमें, इसके बीच में क्या मिलता है, अलगजीरा का मैदान कहते हैं, जो कपास के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किसका, श्वेत नील और ब्लू नील के दोआब में। इस नदी पर सेन्नार बांध बना हुआ है, सूडान में स्थित है। तो ब्लू नील पर है ये सेन्नार बांध और श्वेत नील पर ओवेन बांध है, आपको ये याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा इसी नदी के किनारे है, यानी नील नदी के किनारे कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ब्लू नील के किनारे, नहीं, नील नदी के किनारे है मिस्र की राजधानी काहिरा, याद रखेंगे। और मिस्र में इस नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, इसका नाम है आसवान बांध। कौन सा है, आसवान बांध, यहां लिखा हुआ भी है, आसवान बांध बना गया है। और इसी के पीछे फिर एक झील बनाई गई है, इस बांध को बनाने के बाद उस झील का नाम है नासिर झील। क्या नाम है, नासिर झील। जैसे बांध बनाया जाता है तो आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है ना सतलज नदी पर, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो उस बांध के पीछे एक जलाशय बनाया गया है, इसका नाम है गोविंद सागर। तो बांधों के पीछे जलाशय बनाया जाता है, जैसे हीराकुंड बांध के पीछे हीराकुंड जलाशय बनाया गया है, तो ऐसे ही आसवन बांध के पीछे नासिर झील का निर्माण किया गया, ये आर्टिफिशियल लेक है, आपको याद रखना है। आसवान बांध, सेन्नार बांध, ओवेन बांध, ये सभी नील नदी पर ही है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है
और इसकी लंबाई है 6650 मीटर। दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये लिखा है यहाँ पर, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये नदी चापाकार डेल्टा बनाती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, क्योंकि इसका उद्गम तो दक्षिण में होता है, ऊपर जाके भूमध्य सागर में चली जाती है, ये लिखा हुआ है। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। इन्होंने कहा था कि मिस्र को नील का वरदान कहा था। किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा हेरोडोटस ने कहा था, जो इतिहास के जनक हैं। कांगो नदी, लोकेशन मैंने आपको बताया ही था, एक बार लोकेशन में आपको और बता देता हूं, ठीक है। कांगो नदी के बारे में तो मैप बना लेते हैं पहले से, ठीक है, ये है, चलिए देख लेते हैं। तो नील नदी मैंने कहा था यहां से एक धारा निकलती है, एक धारा इधर से निकलती है, दोनों धाराएं मिलने के बाद ऊपर पानी जाता है, फिर यहां से कांगो नदी निकलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से जाती है, इसका नाम है कांगो नदी। इसकी लंबाई है 4370 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है, कितनी है? ये नदी कांगो जायरे के मध्य सीमा बनाती है। मैंने कहा था जब देश बताए थे कि कांगो देश अलग है और जायरे अलग है। जायरे को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न आएगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो कांगो या जायरे नदी है, याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील हो जाएगी और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो या जायरे नदी हो जाएगी, जो कहां गिरती है? तो गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहां गिरती है? गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में गिरती है, क्योंकि ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये पूरा गिनी की खाड़ी का भाग है। और इसी गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये वाली रेखा दोनों मिलती हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों कहां पर कट करती हैं? तो गिनी की खाड़ी में, ठीक है। इस नदी पर स्टैनलेस जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात है। तो प्रश्न आएगा लिविंगस्टोन और स्टैनलेस वाटरफॉल किस नदी पर है? तो कांगो जायरे नदी पर, याद रखेंगे। याद रखेंगे इस नदी घाटी के वन कांगो वन कहलाते हैं। कांगो नदी बेसिन बहुत तगड़ा बेसिन बनाती है, जैसे अमेजन नदी अमेजन बेसिन बनाती है, तो 20% ऑक्सीजन देता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन फॉरेस्ट को। ऐसे कांगो जो वन है या कांगो नदी का जो बेसिन है वो भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है पिग्मी, आगे हम बताएंगे पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है। कांगो में एक बोनी जनजाति है वो पाई जाती है। और कांगो वन भी बहुत सघन वनस्पति है यहाँ पर, यानी हम ये कह सकते हैं इस वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर बहुत सघन वनस्पति पाई जाती है, आपको याद रखना है, पूरा अफ्रीका में। तो ये लिखा हुआ है। इसकी एक सहायक नदी है कसाई। कसाई वो वाला नहीं है जो गाय भैंस को काटता है, कसाई एक नदी है जिसका कांगो का सहायक नदी है सबसे बड़ा, जो हीरे के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हीरा, जैसे भारत में पन्ना की खान बहुत प्रसिद्ध है ना, ऐसे यहाँ पर हीरे की खान के लिए कसाई बहुत स्थित है। इस नदी के किनारे 2 राजधानियां हैं कांगो के किनारे, एक है व्राजीविले कांगो की राजधानी है, और एक जायरे जो कांगो गणराज्य की राजधानी है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाइजर नदी का लोकेशन क्या था? लोकेशन एक बार हम और बना लेते हैं। बार बार हम इसलिए बना रहे हैं ना कि चीजों को याद कर पाओगे दोस्तों आसान भाषा में। चलिए, उद्गम कहां से हुआ है? तो गिनी उच्च भूमि से हुआ है, यानी यहां से इसका उद्गम हुआ है, इस प्रकार से और इस प्रकार से बहती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई है 4200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की पहली नील, दूसरी कौन सा? कांगो, और तीसरा नाइजर। इसे पाम या तेल की नदी कहते हैं क्योंकि इसकी घाटियों व डेल्टा में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक देश कौन सा है, तो नाइजीरिया हो जाएगा। और इस नदी डेल्टा में एक बंदरगाह है, पोर्ट है, इसका नाम है पोर्ट हाईकोर्ट, यहां पर पड़ता है। पोर्ट हाईकोर्ट है जो नाइजीरिया में स्थित है, याद रखेंगे। कहां पर स्थित है? नाइजीरिया में स्थित है। प्रश्न आएगा जैसे नील नदी के डेल्टा में कौन सा है, तो अलेक्जेंड्रिया है या सिकंदरिया है, ऐसे यहां पर भी है। इसका मुहाना कहां पर है? तो गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर कह सकते हैं।
गिनी की खाड़ी क्या है, अटलांटिक महासागर क्या है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। इस नदी डेल्टा में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बहुत घने, इतने घने मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं आ पाता, इतने घने वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव का मतलब है जैसे हमारे यहाँ सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में रहती हैं और कुछ जड़ें इनकी पानी से बाहर भी दिखती हैं, उसे कहते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, इस नदी पर एक बांध है, इसका नाम है कैंची बांध। काटने वाला कैंची नहीं है, नाई कैंची काटता है, नाई कैंची का इस्तेमाल करता है, ऐसे ही याद रखेंगे। नाइजर पर कैंची बांध है जो नाइजीरिया देश में, किस देश में, नाइजीरिया देश में। इसके किनारे टिम्बकट्टू शहर बसा हुआ है माली का, याद रखेंगे। नाई कैंची से काटता है कपड़े, तो कैंची बांध किस पर है, तो नाइजीरिया पर है, नाइजीरिया देश में है, नाइजर नदी पर है, ये सही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जेम्बेजी नदी, मैंने कहा था इसको मैं बाद में मैपिंग से ही बता दूंगा। ठीक है, जेम्बेजी नदी के बारे में और देख लेते हैं। इसका उद्गम जाम्बिया देश से हुआ है, जाम्बिया देश पड़ता है यहां पर, और जाम्बिया देश से हुआ और इस प्रकार से ये बहती है, याद रखेंगे। इसकी लंबाई है 2574 किलोमीटर, इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप की 3 हो गई, ये चौथी है। सबसे पहली नील, दूसरा कांगो, तीसरा नाइजर और चौथा ये हो जाएगा। जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा बनाता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे यहीं पर 2 देश पड़ते हैं छोटे छोटे, और 3 देशों में ये बहती है। जाम्बिया से निकलने के बाद जिम्बाब्वे से होते हुए और यहीं पे पड़ता है मोजाम्बिक चैनल यहां पर, और यहीं पर गिर जाती है मोजाम्बिक में, आपको याद रखना है। हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ये प्रश्न आया हुआ है कि बताओ हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो आपका सही आंसर होगा जेम्बेजी नदी, जो हिंद महासागर में गिरती है, सबसे लंबी नदी है। क्योंकि बाकी सभी नदियां मैंने आपको बताया था लगभग गिनी की खाड़ी के आसपास गिर रही है। इस नदी पर विक्टोरिया वाटरफॉल है, प्रश्न कई बार आता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है। और किस देश में है, तो जिम्बाब्वे देश है, वहां पर पड़ता है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो विक्टोरिया हो जाएगा। और इस नदी पर करीबा बांध स्थित है जो जिम्बाब्वे देश पर है। करीबा बांध जिम्बाब्वे देश में स्थित है, जाम्बिया नदी पर है, आपको याद रखना है। और ये आसपास के क्षेत्र में इस बांध के द्वारा परियोजना भी बनाई गई है, जल विद्युत परियोजना, बिजली उत्पादन होती है और कई आसपास के देशों में ये बिजली देता है, करीबा बांध। और इसी बांध के पीछे एक झील भी बनाई गई है जिसे हम करीबा झील के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। ये नदी मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है, मैंने कहा था यही मोजाम्बिक देश पड़ता है यहाँ पर, और इसी के किनारे ये गिर जाती है, इसका नाम है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी के बारे में इतने फैक्ट हमको याद रखने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज नदी, लिम्पोप नदी। ऑरेंज नदी, लिम्पोप नदी का लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन एक बार हम और बढ़ जाते हैं दोनों को लेकर। ऑरेंज नदी का उद्गम कहां से होता है, मैंने कहा था ड्रैगन्स से होता है, ड्रैगन्स वर्ग पर्वत यहां पर पड़ता है और यहीं से इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से चली जाती है, इसका नाम है ऑरेंज नदी, ओ बना देते हैं। ठीक है, और लिम्पोप नदी का यहां से हुआ है, बोत्सवाना से हुआ है, इस प्रकार से जाते हैं, इसको एल बना देते हैं। चलिए देख लेते हैं दोनों को। ड्रैगन्स वर्ग पर्वत से हुआ है और ये लेसोथो देश से हुआ है। आपको पता है यहीं पर एक छोटा सा देश मैंने कहा था, अगर ये पूरा हम यहाँ से पूरा मिला दें तो ये पूरा दक्षिण अफ्रीका पड़ता है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो पॉइंट बनाया है मैंने बिल्कुल छोटा सा, ये छोटा सा ही देश है, इसका नाम है लेसोथो देश। ठीक है, इसकी लंबाई नदी की कितनी है, 2442 किलोमीटर लंबी की लंबाई है और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ये देश कौन सा पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका। मैंने अफ्रीका महाद्वीप नहीं बोला, अफ्रीका महाद्वीप बोलेंगे तो नील हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी का नाम है ऑरेंज नदी, आपको याद रखना है। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और मोहानेक पर इसका अलेक्जेंडर की खाड़ी में ये गिर जाती है, अलेक्जेंडर की खाड़ी है यहीं पर, यहाँ पर, यहीं पर ये गिर जाती है, आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर में।
दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया का बॉर्डर भी बनाती है। आपको पता है नामीबिया ये ऊपर पड़ता है और नीचे कौन सा पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, आपको याद रखना है। इस नदी पर एक जलप्रपात है, अग्रवीज जलप्रपात। किस नदी पर है, तो ऑरेंज नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। बात करेंगे लिम्पोप नदी। लिम्पोप नदी इस प्रकार से यहाँ पे बोत्सवाना देश पड़ता है, बोत्सवाना से निकलती है, या हम ये कह सकते हैं बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 1750 मीटर और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोप, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, जो भारत में विंध्याचल से निकलने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, वो माही हो जाएगा। इसका मुहाना कहां पर है, तो हिंद महासागर में। ये गाजा प्रांत पड़ता है किनारे पर, यहां पर यहीं पर ये गिर जाती है, याद रखेंगे। और इस नदी को देखने वाला, प्रश्न कभी आए कि इस नदी को देखने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो वास्को डी गामा था। बिल्कुल, ये लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि पहला यूरोपियन कौन था इसको देखने वाला, वो वास्को डी गामा था। वही वास्को डी गामा वो दक्षिण से, यहां से, ये अफ्रीका है, यहीं पर पड़ता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पड़ता है ना, उत्तमाशा अंतरीप जिसे हम कहते हैं। तो इसी को पार करके, यही तो है पुर्तगाल, इसी प्रकार से तो ये लोग आए थे वास्को डी गामा, हाँ या ना। तो कहने का मतलब केप ऑफ गुड होप की जो खोज किया था वो बार्थोलोम्यू डियास ने किया था। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति था वो वास्को डी गामा इसको पार करने वाला था, और वास्को डी गामा ने पार किया था। जब दोबारा से आया था तो इस नदी को उसने देखा था, और लिम्पोप नदी को, आपको याद रखना, ऑरेंज नहीं, लिम्पोप नदी को, क्योंकि वो इसी प्रकार से जा रहे थे ना, इसके बीच से। ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर के बीच से ही तो जा रहे थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मरुस्थलों के बारे में। किसके बारे में, मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। तो लोकेशन हम पहले बना देते हैं मरुस्थलों के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मरुस्थल के बारे में। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सहारा डेजर्ट की। सहारा डेजर्ट पड़ता है इस वाले क्षेत्र में, आपको याद रखना, ये है सहारा। सहारा मरुस्थल पड़ता है यहां पर, और यहां पर पड़ता है के, लिख देते हैं, कालाहारी मरुस्थल है, यहां पर लिख देते के, और यहां पर लिख देते एन, ये नाबिब मरुस्थल है, याद रखेंगे। और आगे देख लेंगे कौन कौन से मरुस्थल पड़ते हैं। और बात करेंगे सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थलों में से एक है। गर्म मरुस्थल है ये, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, लेकिन ठंडा नहीं है। अगर पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका के बाद कौन सा है दूसरे नंबर पर, आर्कटिक है। आर्कटिक, लेकिन ये दोनों ठंडे हैं, ये दोनों ठंडे हैं। और तीसरा हो जाएगा सहारा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, सहारा। अब यहां पर बात करते, अब आपसे प्रश्न आएगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर अंटार्कटिका दे रखा तो अंटार्कटिका ही हो जाएगा, लेकिन उसने ये गर्म या ठंडा नहीं पूछा है, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। अगर उसने गर्म पूछ लिया तो सहारा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल का नाम क्या है, तो सहारा है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। दुनिया का तीसरा, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा सहारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सहारा के बारे में, सहारा जो डेजर्ट है वो 10 देशों का विस्तार है, इतनी यानी 10 देशों में इसका विस्तार पड़ता है सहारा मरुस्थल का। और देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, इसका विस्तार 10 देशों में पड़ता है। इसमें सबसे कम जनघनत्व वाला मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे कम जनघनत्व वाला मरुस्थल का नाम कौन सा है, वो सहारा है। और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार है। भारत का थार में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, आपको याद रखना है। इसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, आपको कहा था यही कर्क रेखा है। इस मरुस्थल में बद्दू ट्राइब पाई जाती है, बद्दू जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान के जस्ट नीचे की बात करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। इसके नीचे दक्षिण में क्या पाया जाता है? कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं, जिसे साहेल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? साहेल कहा जाता है। और यही लिखा हुआ है। यहाँ सवाना जलवायु पाई जाती है और इसके दक्षिण में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जिसे साहेल कहा जाता है या साहिल प्रदेश कहा जाता है। ये शिकारी भूमि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शिकार करने के लिए शिकारी भूमि कहते हैं इसको। साहेल को आपको याद रखना है। कटीली झाड़ियों में शिकार करते हैं लोग, इसलिए इसे शिकारी भूमि के नाम से भी हम जानते हैं, आपको याद रखना है। तो हमने सहारा के बारे में देखा था। इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सहारा डेजर्ट को लेकर। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वैसे पूछा जाएगा तो अंटार्कटिका हो जाएगा, उसके बाद आर्टिक हो जाएगा, उसके बाद सहारा हो जाएगा। ठीक है, सहारा में हमने इतने याद रखने। कालाहारी, नाबिब, नूबिब और लीबिया, लाओ इनका भी हम बना देते हैं क्या? मैप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इनका भी मैप बना देते हैं, कहां पर पड़ता है। तो सबसे पहले कालाहारी, कालाहारी पड़ता है यहां पर, हमने के लिख दिया। के बाद हम दूसरा लिख देते हैं नामिब, यहां एन लिख दिया, ये नामिब हो गया। ये वाला मरुस्थल यहां पर पड़ता है। नूबियन, इस वाले क्षेत्र में ये नूबियन पड़ता है इधर, यानी नील नदी के पूरब में हम कहेंगे नूबियन है और नील नदी के पश्चिम में सहारा है। समझ रहे हैं ना? नील नदी के पूरब में नूबियन मरुस्थल है और नील नदी के पश्चिम में सहारा मरुस्थल है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। और लीबिया मरुस्थल लीबिया देश में पड़ता है, यहां पर लीबिया। ठीक है, लीबिया मरुस्थल। चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का दूसरे सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो बोत्सवाना देश में पड़ता है। बोत्सवाना बिल्कुल यहीं पे पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका के जस्ट ऊपर बोत्सवाना। और बोत्सवाना के बॉर्डर से ही क्या बताया था मैंने, लिम्पोप नदी निकलती है। इसके ऊपर से मकर रेखा होकर गुजरती है। इस प्रकार से मैंने आपको कहा था, मकर रेखा होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऐसा एकमात्र महाद्वीप है इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तीन तो छोड़ो, चार है भैया। एक ये वाली भी तो है। दोनों रेखाएं 0 डिग्री कहां, गिनी की खाड़ी पे मिल जाती हैं। इस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो प्रश्न आता है बुशमैन ट्राइब कहां पाई जाती है? तो बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती है, आपको याद रखना है। नाबिब मरुस्थल कहां पड़ता है? तो नाबिब मरुस्थल कालाहारी के पश्चिम में पड़ता है, नामीबिया देश में पड़ता है। और इसके ऊपर से भी क्या गुजरती है? मकर रेखा। देखो मकर रेखा यही तो है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, हाँ या ना? ठीक है, तो यही है मकर रेखा। नूबिन मरुस्थल मिस्र में स्थित है, नील नदी के पूर्वी भाग में पड़ता है। मैंने यही बताया था, ये नील नदी है। ये कौन सी नदी है? ये नील नदी है। नील नदी के पूरब में नूबियन मरुस्थल और पश्चिम में सहारा मरुस्थल पड़ता है, याद रखेंगे। लीबिया मरुस्थल का लोकेशन याद रखना है। लीबिया मरुस्थल लीबिया देश में ही पड़ता है, बस इसके बारे में इतने याद रखना है। तो मरुस्थलों को हमने देखा था, यहां से क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे झीलों की। झीलों का लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं, बताया है या नहीं बताया है? लोकेशन मैंने आपको बता दिया है झीलों का। आओ देख लेते हैं झीलों का, एक बार मैं आपको और लोकेशन बता देता हूं। ठीक है, चलो यहीं बता देते हैं। मैप वो वाला मैप में भी बना हुआ है और यहां भी मैं आपको लोकेशन बता देता हूं। ठीक है, ताकि समझने में चीजों को आसानी होगी, बस इतना है। सबसे पहले विक्टोरिया पड़ती यहां पर। एक है टाना, ये टी है, ये विक्टोरिया है, ये बोल्टा है, ये चाण है और ये टी टंगनाइका है। उसके नीचे एम मलावी है। फिर बोल्टा झील, चाण झील, टाना झील, विक्टोरिया झील, टंगनाइका झील, मलावी झील, याद है? ठीक है, यही इसका लोकेशन है। विक्टोरिया झील इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और ये 3 देशों के बॉर्डर पर है। कौन कौन से? तंजानिया, युगांडा और केन्या। तंजानिया, युगांडा और केन्या के बॉर्डर पर पड़ती है कौन सा? विक्टोरिया झील, जो सबसे बड़ी झील है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? मीठे पानी की झील है, पानी की झील है। और आपको पता है अफ्रीका में एक भ्रंश पड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं ये भ्रंश वाली झीलें हैं। इस प्रकार से
एक भ्रंश पड़ा है, अगर मैं आपको बता दूं, ये भ्रंश इस प्रकार से पड़ रहा है अफ्रीका में। तो भ्रंश झीलें हैं ये, ठीक है, ये कौन सी है, भ्रंश झीलें हैं, याद रखेंगे, इस प्रकार से भ्रंश पड़ रहा है अफ्रीका में। भूमध्य रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है, मैंने लोकेशन आपको पहले भी बताया था। भूमध्य रेखा तंजानिया के ऊपर से ही जाती है, तो तंजानिया में ही पड़ता है, याद रखेंगे। विक्टोरिया झील, एक टेंगनाइका झील अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दुनिया में, तो सुपीरियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर, है ना, सुपीरियर। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहली झील विक्टोरिया हो जाएगा, दूसरा टेंगनाइका हो जाएगा। और ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, अफ्रीका की सबसे गहरी झील का नाम क्या है, टेंगनाइका। और दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल, रूस में पड़ती है। साथ में ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ये 4 देशों से सीमा बनाती है झील, तंजानिया, कांगो गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया। कितने, 4। कभी कभी इनका लोकेशन पूछ लिया जाता है कि टेंगनाइका झील के चारों तरफ कौन कौन से देश पाए जाते हैं, तंजानिया, कांगो गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया पाया जाता है, आपको याद रखना है। मलावी झील को न्यासा झील भी कहते हैं, इसे तंजानिया में न्यासा झील के नाम से जानते हैं, और मोजाम्बिक में इसे लागो न्यासा के नाम से जानते हैं। इसे झील, इसका नाम है मलावी झील। ये 3 देशों के बॉर्डर पर पड़ती है, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये 3 देशों के बॉर्डर पर पड़ती है, इसका नाम है मलावी झील। ये भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील है, और भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, क्योंकि बीच में भ्रंश पड़ा हुआ है। बाकी चाड़ सहारा मरुस्थल का सबसे बड़ा झील है, इसका नाम है चाड़, याद रखेंगे। ये मैं आपको लिखाऊंगा नहीं इसके बारे में, बस याद रखने। ये बोल्टा झील है, याद रखेंगे, गिनी क्षेत्र में पड़ती है बोल्टा झील, ठीक है। तो हमने झीलों के बारे में देख लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ सागरों के किनारे जो देश पूछे जाते हैं, जैसे भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन से अफ्रीका के देश पड़ते हैं, या लाल सागर के किनारे अफ्रीका के देश कौन कौन से पड़ते हैं, इन पर बात करेंगे, क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो हम पहले मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सही से नहीं बना, ठीक है, सही से बना लेते हैं। चलिए आओ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भूमध्य सागर के किनारे। आपको पता है ऊपरी वाला भाग ये वाला, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, हाँ या ना बताओ, भूमध्य सागर है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, भूमध्य सागर के बाद यहां पर ये लाल सागर है, ये कौन सा, ये लाल सागर है। और भूमध्य सागर लाल सागर को यहाँ पर जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, तो सुएज नहर करती है। कौन सी, सुएज नहर। आगे हम देखेंगे सुएज नहर के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो भूमध्य रेखा के किनारे कौन कौन से देश पड़ते, तो आपका आंसर होगा, टोटल देशों की संख्या है 5। यहां पर पड़ता है नंबर 1 मोरक्को, लिखा है मोरक्को। नंबर 2 अल्जीरिया। नंबर 3 छोटा सा ट्यूनीसिया। नंबर 4 पर है लीबिया, और नंबर 5 पर है मिस्र। नंबर 5 पर कौन सा है, मिस्र, याद रखेंगे। बात करेंगे कि लाल सागर के किनारे कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो लाल सागर के किनारे एक तो मिस्र ही पड़ता है, मिस्र। 4 देश पड़ते हैं टोटल, एक मिस्र है, मिस्र के बाद छोटा सूडान है, दूसरे नंबर पर सूडान है, तीसरे पर इरिट्रिया है, इरिट्रिया इस प्रकार से है, और चौथे पर यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, जिसका नाम है जिबूती, छोटा सा है जिबूती, याद रखेंगे। जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, ये लाल सागर के किनारे देश है। लाल सागर ये पड़ता है, याद रखेंगे। दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, ये अफ्रीका का सींग में कितने देश आते हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो अफ्रीका का सींग है। अब प्रश्न एक बार ये आया था, किसका सींग है, ये गेंडे का सींग है, गेंडे का सींग की संज्ञा दी जाती है इसको, ये गेंडे का सींग कहा जाता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। 4 देश आते हैं, लेकिन कुछ किताबों में 3 मिलेंगे, लेकिन 4 बिल्कुल सही आंसर है। एक पतला सा इसके पास में ये है, सोमालिया एक देश पड़ता है, और जिबूती मैंने बताया था, जिबूती ये पड़ती है, और इरिट्रिया और इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया के बारे में हम मैं आपको बताऊं, इथोपिया में एक ट्राइब पाई जाती है, इसका नाम है मूर्सी, मूर्सी। ये मूर्सी ट्राइब पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक ट्राइब है, AK-47 लेके चलते हैं, बहुत ही खतरनाक।
और अपना सुंदरता को बढ़ाने के लिए पता है ये क्या करते हैं, नीचे का ये ओंठ वाला है ना, नीचे को इसको काट कर लंबा करते हैं और बीच में छल्ला पहन लेते हैं, बड़ा सा, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ये कान का ऊपरा वाला परत इसको कटवा लेते हैं, कटवाने के बाद इसको बड़ा करते हैं, बड़ा करते के बाद इसमें छल्ला पहन लेते हैं, इसको भी कटवा लेते हैं और जगह जगह पर खोद देते हैं, किस चाकू से, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ये है मुर्शी ट्राइब, बहुत खतरनाक ट्राइब होता है, आदमी तक को खा जाते हैं ये मुर्शी ट्राइब। यहाँ पर दो घास के मैदान पाए जाते हैं, हमको याद रखने हैं। एक तो यहाँ पर पाए थे, यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान, ये कौन से हैं, ये वेल्ड घास का मैदान है, आपको याद रखना है। और एक है सवाना घास के मैदान, जो मैंने कहा था इस बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, सवाना, मरुस्थली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, आपको याद रखना है। वेल्ड घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, क्योंकि मकर रेखा के ये नीचे पड़ता है, शीतोष्ण घास के मैदान में आ जाते हैं। और ये भेड़ पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेरीनो प्रसिद्ध, कौन सी भेड़ पाई जाती है यहाँ पर, मेरीनो, मेरीनो प्रकार की भेड़ पाई जाती है, वो ही जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सबसे ज्यादा ऊन देती है ये भेड़, आपको याद रखना, मेरीनो प्रकार की भेड़ पाई जाती है बेल्ट घास के मैदान में, आपको याद रखना है। तो दो घास के मैदान हमें यहाँ से याद रखने। उसके बाद कुछ खान देखेंगे, यहाँ से कुछ खनिज निकलते, खान और खनिज से हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन पर बात करेंगे। मैंने कहा था ये दोस्तों संपूर्ण वीडियो है। बात करेंगे सोने की। अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर एक खान पड़ती, इसका नाम है विटवाटर्स रेड। विटवाटर्स रेड कहाँ की खान है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध सोने की खान है। दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, सोने की मंडी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है, सोने की मंडी कहा जाता है। और जोहान्सबर्ग सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है घाना। पहला कौन सा है, तो पहला है हमारा दक्षिण अफ्रीका और दूसरा घाना है। और याद रखेंगे घाना का जो, या इसके तट को ही गोल्ड कोस्ट कहते हैं। यानी अगर हम देखें मैप पे मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा बनाते हैं ताकि समझ नहीं लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं गोल्ड कोस्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं। ठीक है, ये गिनी का क्षेत्र है या घाना का क्षेत्र है, ये वाला इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हम हीरे की, डायमंड की, यहां पर हम बात करेंगे डायमंड की। सबसे बड़ा उत्पादक देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना मैंने कहा था बिल्कुल यहां पर पड़ता है बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो हीरा उत्पादन में है। पहला सबसे बड़ा रूस हो जाएगा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बोत्सवाना, आपको याद रखना है। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश उत्पादन में कौन सा है, तो जायरे है। और जायरे पड़ता है यहां पर, ये दूसरे नंबर पर है जायरे। सिकापा खान पड़ती है और जायरे के कतंगा में क्षेत्र में भी ये पड़ता है, हीरा मिलता है कतंगा के क्षेत्र में भी, आपको याद रखना है। और मैंने कहा था कसाई नदी के क्षेत्र में भी हीरा मिलता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है हीरा उत्पादन में, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। किम्बरली खान है, कौन सी, किम्बरली खान कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में। अगर कभी ये पूछा जाए किम्बरली शहर कहां पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। किम्बरली शहर ऑस्ट्रेलिया में है, खान कहां है, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे। और ये तीसरा उत्पादन, ये तीसरा है और ये दूसरा है और ये पहला है। पहला बोत्सवाना हीरे में, दूसरा जायरे हीरे में, तीसरा दक्षिण अफ्रीका हीरे में, टॉप पर रहता है अफ्रीका में उत्पादन की दृष्टि से, आपको याद रखना है। नोट करके यहां पर मैंने लिखा हुआ है कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे तांबा और कोबाल्ट के लिए जायरे प्रसिद्ध है। तांबा और कोबाल्ट कहां पर पाया जाता है, तो कांगो गणतंत्र या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हम जायरे के नाम से जानते हैं, वहां पर। पेट्रोलियम के लिए नाइजीरिया टॉप पर है और कोयले के लिए तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका टॉप पर है। वैसे कोयले का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, कोयला ना के बराबर यहाँ पर मिलता है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर मिलता है तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में। कुछ कृषि उत्पाद के बारे में जान लेते हैं, कुछ हमारे एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा था दोस्तों ये संपूर्ण वीडियो है। कोको,
एक फल होता है विश्व में उत्पादन की दृष्टि से आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया में टॉप पर रहता है। इनका लोकेशन मैं आपको बता देता हूं, ये कहां पर है, आओ देख लेते हैं, इनका लोकेशन देख लेते हैं कहां पर ये पड़ते हैं। चलिए, तो आइवरी कोस्ट पड़ता है यहां पर, आप अपना एटलस में देखते रहना, और लाइबेरिया जस्ट इसके नीचे पड़ता है ये वाला। तो लाइबेरिया आइवरी कोस्ट टॉप पर है कोको के लिए। बात करेंगे लौंग के बारे में, दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो जंजीबार द्वीप है। जंजीबार द्वीप यहां पर पड़ता है, छोटा सा द्वीप है जंजीबार, और पेम्बा जस्ट इसके ऊपर पड़ता है, ये वाला ये पेम्बा है। पेम्बा ऊपर, जंजीबार नीचे, हिंद महासागर में तंजानिया के तट पर है। यहाँ पर देश कौन सा पड़ता है, तंजानिया, तो तंजानिया के तट पर पड़ते हैं जंजीबार और पेम्बा द्वीप। लौंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ शब्दावली हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, कुछ शब्दावली आई हुई है, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, और उसको भी देख लेते हैं। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है, अगर ये प्रश्न आएगा तो हमारा आंसर होगा फिलहा कहा जाता है। फिलहा कहा जाता है या फिलहा कहा जाता है, आपको याद रखना है। इथोपिया व सोमालिया के जो चरवाहा होते हैं, जो चराते हैं, गाय भैंस भेड़ को चराते हैं, उनको गलहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गलहा कहा जाता है। और गिनी फुल्टा जालौन में रहने वाले किसानों को क्या कहा जाता है, फुल्टा ये गिनी ये पूरा ये वाला क्षेत्र है, इनको फुलानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुलानी कहा जाता है। और स्वाहिली भाषा पूर्वी अफ्रीका की भाषा है, इस वाले क्षेत्र में स्वाहिली भाषा बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से हमने कुछ शब्दावली देखी थी, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और मिलान करने को भी आते हैं। बात करेंगे कृषि उत्पाद पर कुछ, एक है कैनरी द्वीप और एक है मडीरा द्वीप। लोकेशन हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सही नहीं बना, ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया। चलिए, ये मैंने अफ्रीका बना दिया है, देखते हैं ये द्वीप कहां पर पड़ते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है, जो केला उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कैनरी द्वीप कहां पड़ता है, यहां पर पड़ता है, ये अफ्रीका है, इसके पास में यहां पर कैनरी पड़ता है। और एक है मडीरा द्वीप, ये कैनरी के ऊपर यहां पर ये मडीरा पड़ता है, ये मा है ये के है, ये अटलांटिक महासागर में ही पड़ते हैं। और ये है मडीरा वाला, ये शराब के लिए टॉप पर रहता है, और ये केला उत्पादन के लिए टॉप पर रहता है, आपको याद रखना है। कुछ जनजातियों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं, इसके जनजातियों के बारे में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मैंने आपको बताया था। पिग्मी जनजाति बोनी ट्राइब है, जो कांगो गणराज्य क्षेत्र में पाई जाती है, कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी ये 3-4 फुट के लोग होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं ये, और अभी ये विलुप्त की कगार पर हो, ना के बराबर ये लोग बचे हुए हैं इस समय। और ये बौने लोग होते हैं, 3 से 4 फीट के ही होते हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं, अलग अलग पेड़ों पर रहते हैं, याद रखेंगे। मसाई केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। मसाई, जुलू और बोअर ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तंजानिया कहाँ है, केन्या कहाँ, ये सब मैंने बार बार बताया आपको। जुलू कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई केन्या तंजानिया में, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी जनजातियां, लेकिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लेकर मैं आपके सामने आया हूं। उसके बाद में जलसंधियां याद रखेंगे, कुछ जलसंधियां हैं, जलसंधियों को हम देख लेते हैं। ठीक है, जलसंधियों को हम देख लेते हैं। आओ चलिए, जलसंधियों को हम देख लेते हैं एक एक करके, इसके ऊपर भी हम बना देते हैं। चलो, सबसे पहले है जलसंधि जिब्राल्टर। जलसंधि मैंने कई बार बताया, जलसंधि का मतलब है, संधि का मतलब होता है जोड़ना। जब जल जल को जोड़ेगी तो स्थल तो अलग होगा ही होगा, खुद समझो, जल जल को जोड़ेगी तो स्थल तो अलग होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो वही है, सबसे पहली है जिब्राल्टर जलसंधि। कहां पड़ती है, तो यहां पर पड़ती है, ये ऊपर यूरोप महाद्वीप है, कौन सा यूरोप है, और नीचे ये वाला अफ्रीका है। तो हम ये कह सकते हैं जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और यहां पर पड़ता है भूमध्य सागर और इसे अटलांटिक सागर, तो इन दोनों को जोड़ती है, ये हम कह सकते हैं। भाई लिखा हुआ है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। लेकिन अगर डिटेल से पूछा जाए कभी,
तो आप कहोगे स्पेन, यहां पर पड़ता है दोस्तों ये वाला स्पेन, और ये है दोस्तों मोरक्को। तो हम कह सकते हैं स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, हम ये भी कह सकते हैं। मोरक्को का पॉइंट साइरस है यहाँ पर छोटा सा, और यहाँ पर है पुंटा दे तारिफा, स्पेन में पड़ता है यहाँ पर। तो हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, ये भी कह सकते हैं। या अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यही पड़ता है यहाँ पर पुर्तगाल पड़ता है ऊपर, और पुर्तगाली लोग यहीं से इस प्रकार से व्यापार करते थे भूमध्य सागर से होते हुए। और यहाँ पर पड़ती ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पड़ती है सुएज नहर। यहाँ कौन सी है, यहाँ सुएज नहर पड़ती है, और सुएज नहर के नीचे पड़ता है, याद रखेंगे ये वाला है, ये है हमारा लाल सागर। ये कौन सा है, ये लाल सागर है, लाल सागर। आओ देख लेते हैं और भी। और लाल सागर के पास यहां पर पड़ती है, यहां पर पड़ती है अल मंडे जल संधि, ये लिखा हुआ भी है, बाब अल मंडेब जल संधि यहीं पर है। तो अफ्रीका वाला मैंने जिब्राल्टर वाला बता दिया था। दूसरा है बाब अल मंडे जल संधि, वो पड़ती है यहाँ पर। तो ऊपर लाल सागर है और नीचे अदन की खाड़ी है। नीचे क्या है, ये अदन की खाड़ी है, ऊपर लाल सागर है। तो हम ये कह सकते हैं लाल सागर को अदन की खाड़ी से ये जोड़ती है, और जिबूती को यमन से को अलग करती है। मैंने कहा था जिबूती इधर है और ऊपर क्या है, दूसरे कलर से देख लेते हैं। इधर क्या है, इधर एशिया है, इधर एशिया है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का देश है यमन। कौन सा, यमन। तो हम ये कह सकते हैं अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, या ये भी कह सकते हैं कि जिबूती अफ्रीका में पड़ता है और यमन को अलग करती है, याद रखेंगे। अब बात करेंगे सुएज नहर के बारे में। कुल लंबाई है 193 किलोमीटर की कुल लंबाई है। निर्माण शुरू हुआ था 1859 में और संपन्न हो गया था 1869 ईस्वी में। काम स्टार्ट यानी 10 साल में ये बनकर तैयार हो गई थी। ये लोगों ने बनाई थी ताकि व्यापार करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से जो लोग आते थे वो व्यापार के लिए पहले घूम कर आते थे भारत में, तो इन लोगों ने शॉर्टकट बना लिया यहीं से सुएज नहर को पार करके, लाल सागर को पार करके, इस प्रकार से इंडिया में ये लोग चले जाते थे। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, जिसका नाम है सुएज नहर, इसका काम करती है। और एशिया और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है, जिसका नाम है सुएज नहर। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, इधर एशिया है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम भी कौन करती है, सुएज नहर करती है, याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट मैंने आपको बताए थे अफ्रीका महाद्वीप के। अगर इतने फैक्ट अगर आपको याद हैं तो आपके एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। आप बहुत सारी वीडियो देखना, कई टीचरों को देखना, उसके बाद फिर मेरा वीडियो जरूर देखना, फिर देखना कि सर कंटेंट किसमें दम है, सीक्वेंस से किसने कराया है, कि पर्वत के बाद झीलें, नदियां, बिल्कुल मजा आ जाएगा। इस प्रकार से कोई नहीं बताता है, आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, बस चले जाते हैं, आपका प्रश्न गलत हो जाता है। और ये पीडीएफ भी मैं आपको देता हूँ, सारी पीडीएफ मैं देता हूँ ताकि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो मेरे दोस्तों। और ये कहाँ से मिलेगा, जीएस बाय विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर, वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।